भारत विस्तृत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और इसका जो विस्तार है वो 84.84 से 37.6 तक है उत्तरी अक्षांश, और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर है। भारत लगभग कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच समय के मध्य 5.5 घंटे का अंतर है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? सी स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड। हुंडरू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई एवं संबंधित देश और प्रकार। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, गॉडविन ऑस्टिन भारत में है, कंचनजंगा भारत में है, और मकालू भी भारत में है। कंचनजंगा की गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच है? 4300 से 6,000 मीटर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सोनोजोइक ईरा में। भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हैं सोनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ। गारो खासी जयंतिया ये सब मेघालय पठार का अंश है, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स भाग में है, मिजोरम में है। भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वो 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की जो लंबाई है द्वीपों के साथ वो लगभग 7,516 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट और वेस्टर्न घाट कहलाते हैं सह्याद्री वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो दर्रा है वो दर्रा यांगजी दीवान दर्रा है। यांगजी दीवान दर्रा 5,890। दिए गए विकल्पों में नथुला जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, 14,450 फुट, 4,404 मीटर। लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई भारत की अगर देखी जाए तो यह यांगजी दीवान है, ये अवस्थिति है इसकी। यांगजी दीवान दर्रा है 5,890 मीटर है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहाँ है? प्रवाल भित्ति का लक्षद्वीप है, ठीक है ना। लक्षद्वीपों में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त विकल्पों को अगर देखें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2017 के वन क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र आता है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उसके वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के में अगर देखें तो वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आता है
मध्य प्रदेश आता है 77,482 किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश में आता है 66,688 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर राज्यवार देखें तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन और ऑल ओवर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वन है तो वो है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। राजस्थान का जो एरिया है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र का जो एरिया है 3,07,813 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो बिहार है। तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य था, लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया है, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो है बिहार का स्थान फिर से 12वां हो गया। निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग रहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो आंसर टोडा केरल, यानी टोडा जनजाति केरल में नहीं पाई जाती है, गड्डी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, गड्डी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, कोटा तमिलनाडु में पाया जाता है, भील गुजरात में पाया जाता है। ये सब तो सही है। ठीक है, टोडा जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में नहीं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो देवप्रयाग में। निम्नलिखित में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी को बनाती है? तो देवप्रयाग में। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और ये उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोग, हंसदो, इब और मांड आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोनों ही गिरती है, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी और महानदी कृष्णा कावेरी, ये सब गंगा नदी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उप नदी है? तो उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है और ये सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलती है। दूसरी बड़ी सबसे सहायक नदी है यमुना के बाद, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिण कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है और दक्षिण कोयल नदी उत्तरी कारो नदी से मिलकर कोयल नदी का रूप धारण कर लेती है, जो उड़ीसा के राउरकेला और संक की नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आंसर है उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह। अमृतसर में शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता क्यों है? अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उसकी जलवायु में अंतर क्यों है? इसकी ऊंचाई में भिन्नता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। दुमटी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण मिलते हैं। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी से। निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर प्रणाली से होती है। दिए गए कुट में की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, विपणन, उच्च उत्पादन वाले किस्म के बीज। हरित कृषि 1, 2, 3।
आंसर इसका डी, सभी चारों। ग्रामीण सड़कें और विपणन भी हरित क्रांति के अंतर्गत आता। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कीटनाशकों का प्रयोग। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? सभी से है। हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। काली क्रांति संबंधित है कच्चे तेल से। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भारत में एकमात्र राज्य केसर का उत्पादन करता है, जम्मू कश्मीर। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ज्वार, जौ। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा और मध्य प्रदेश। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट अयस्क। झारखंड में कोयले की खानें स्थित है झरिया में। झारखंड में झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। भारतीय कोयला उद्योग निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। आंसर है इसका बी, 1, 2, 3, 4। निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचालन में बाधा होती है। धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी है। कोकिंग कोयला की आयात पर बढ़ती निर्भरता है। कार्य संचालन की कीमतें हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कौन है? बॉम्बे हाई, नहीं, डिगबोई असम। डिगबोई असम है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम है। भारत में सर्वप्रथम भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का तेल भंडार है और ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970 से 1980 के बीच में। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल के निर्यात देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में कितनी थी? 243 किलोग्राम के बराबर, लेकिन अब कितनी है? 1471 किलोग्राम। वर्ष बराबर जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में विश्व स्तर से बहुत कम थी, अतः निकटतम विकल्प सी। कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है बी, कर्नाटक। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक को देखो, कर्नाटक में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो 7,277 मेगावाट है। राजस्थान में 5,137 मेगावाट है और आंध्र प्रदेश में 36,110 मेगावाट है और तेलंगाना में 36,220 मेगावाट है। तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कर्नाटक में होता है और फिर राजस्थान में होता है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? टाटानगर के। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा का उद्योग स्थापित है? तो खेतड़ी में। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ए, सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पीर पंजाल को। इसका आंसर है पूर्वी पीर पंजाल को। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। ये पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल के पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था।
निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? ये सारी जो है राजधानी एक्सप्रेस है, लेकिन इसमें से कौन सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है? तो इसका आंसर है 1, 2, 4, 3। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 1850 में। ठीक है, 1850 में भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन की शुरुआत हुई। कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? 1986 में। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। झुमरी तलैया। क्षेत्रफल के अनुसार पहले ये अविभाजित बिहार में स्थित है झुमरी तलैया। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, फिर उत्तर प्रदेश का है, फिर आंध्र प्रदेश का है, फिर बिहार का है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला बड़ा है? तो कच्छ है। कच्छ है। संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों के कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है। ठीक है, लेह जो है ये 45,100 किलोमीटर है स्क्वायर। कच्छ जो है 45,674 किलोमीटर स्क्वायर है। जैसलमेर राजस्थान 38,401 किलोमीटर है। बाड़मेर राजस्थान 28,387 वर्ग किलोमीटर है। तो ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए माना है, लेह लद्दाख। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? तो 7। गड्डी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। बोडो निवासी है। गारो पहाड़ी के गारो जनजाति है। मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है 6,000 मीटर तक ऊंची 6,000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है, 2,525 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी है 1,465 किलोमीटर। नर्मदा है 1,312 किलोमीटर। उसके बाद महानदी है 851 किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर। कानपुर बड़ा शहर है 30,030। कानपुर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 30 करोड़ है। पटना की जनसंख्या कितनी है? 30 लाख है। 30 लाख है। ठीक है, कानपुर की जनसंख्या 30 लाख है। पटना की जनसंख्या 25 लाख है। पटना की जनसंख्या 25 लाख है। कानपुर की जनसंख्या 30 लाख है। और वाराणसी की जनसंख्या जो है 15 लाख है। इलाहाबाद की जनसंख्या जो है 14 लाख है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन है? तो सभी नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी और तप्ती नदी है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है अमरकंटक से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? लैंडलॉक्ड कंट्री लूनी नदी है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करती है? तो कोसी नदी। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। आम्र वर्षा साबर होती है। बिहार और बंगाल में होने वाली आम्र बौछार। बंगाल एवं असम।
देखो, कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम पकने लगते हैं। और बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झंझावात वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। कोई भी विकल्प सही नहीं है इसमें। आम्र वर्षा जो होती है ये मई महीने में होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। देखो, चक्रवात जो होता है सूखा भूकंप क्षेत्र। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन फ्लड फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। वर्तमान में संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 325 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में और 43 स्टेशन बिहार में स्थित है। 323 बाढ़ प्लावित क्षेत्रों में से 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में, 43 स्टेशन बिहार में है। ठीक है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में हिमालय और गिरिपथ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे, कच्चकरण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है। कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी आते हैं। भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होता है, जिससे उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक होती है। करिवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। कश्मीर हिमालय में रेंगड़ किसका नाम है? रेंगुर। सी काली मिट्टी का। रेंगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। रेंगुर नाम है काली मिट्टी का। मुद्रा अपरदन रोका जा सकता है वनीकरण से। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बंगर मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो आंसर है 20.7%। ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण 21.6% था तथा वन एवं वृक्ष 24.50%। ज्ञातव्य है कि बिहार में वन आवरण 7.76। ज्ञातव्य है कि बिहार में वन का आवरण 7.76% है बिहार में। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है? मध्य प्रदेश का। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है? सी मिजोरम में। भारत में किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में कहाँ है? दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है 48, जबकि संघ राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 96 है। समस्त विश्व में तेंदुए की सर्वाधिक आबादी भारत में। इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ के होने का अनुमान है। ठीक है ना। स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया 2018 के अनुसार लगभग 12,852 लेपर्ड इंडिया में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31%। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% थी। सारण जो है सिंचाई नहर निकाली गई है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर भी गंडक नदी से है। ठीक है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है पंजाब हरियाणा और राजस्थान की। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। मैथोन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? इनमें से कोई नहीं। देखो, भारत में कृषि वित्त में प्रमुख स्रोत इस प्रकार वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय बैंक और सहकारी बैंक। स्पष्ट आंसर डी। कृषि में युगम पैदावार का आशय क्या है? विभिन्न मौसमों पर 2 फसल को उगाने से है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति हुई है गेहूं के उत्पादन में।
प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है? चावल। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? बंगाल। बी, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं, जैसे बी, गुजरात। गुजरात और तेलंगाना और महाराष्ट्र। कपास अलग चीज है, रेशा होता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है, फिर तेलंगाना है, फिर महाराष्ट्र। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में लिखिए। सी। तो 2019-20 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु। 2019-20 में चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? केरल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? केरल। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है? FAO के वर्ष 2019 प्रश्नकाल भारत विश्व में चाय का दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोक्ता में प्रश्नकाल में वर्तमान में अग्रणी स्थान बना हुआ था। वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार की पहाड़ी पर। नीलगिरी पर है चाय की बागान, दार्जिलिंग में भी है, कानन देवन में भी है, और गिरनार में नहीं है चाय की पहाड़ी। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? इसका आंसर है डी, पुलनेज, चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदन गिरी, ये सब क्या है? कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडांगू, कुर्गा, हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रिवनकोर और नेलिया-मेथेपिया क्षेत्र और तमिलनाडु के पुलनेज और नीलगिरी, शेवराय, सलेम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन गिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। बुदन गिरी कर्नाटक में है। बाबा बुदन गिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। तो पुलनेज में नहीं है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? द्वितीय। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध है? डी, पंजाब में। भारत में किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? झारखंड में चांदी उपलब्ध है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 इंडियन मिनरल्स बुक 2019 के अनुसार भारत में चांदी के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं: राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत में चांदी के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं: राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक के लिए। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? झारखंड। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? बिहार। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? तो प्रश्नकाल में मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार तुल्य की दृष्टि से तटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादक राज्य का क्रम से 2000 ये है: छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है? बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बाकी गलत है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है? प्रश्नकाल में क्रम से अविभाजित बिहार, अविभाजित मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल कोयले के अग्रणी उत्पादक राज्य थे, लेकिन वर्तमान में इंडियन मिनरल बुक्स 2019 के अनुसार भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य 3 है:
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य है ये। कोरबा राज्य कहाँ है? बी। कोरबा कहाँ है? कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है और हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिंचब्लेंड से। पिंचब्लेंड से। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ शुरू हुआ था? तो शिवसमुद्रम में। शिवसमुद्रम में 1800। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रपोंग में हुई थी। भारत में दूसरा पनबिजली संयंत्र कर्नाटक के मांड्या जिले में शिवसमुद्रम से हुआ। इस संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। भारत में दूसरा पनबिजली संयंत्र जो था शिवसमुद्रम था। पहला जो था सिद्रपोंग। भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 2000 भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैस पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से अधिक है। कथन सी गलत है। वर्ष 2018-19 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 9.201% था। गोवा और मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति और विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी लंबाई कितनी है? तो प्रश्न तो ठीक है। तो 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है। प्रश्न में कहा गया है कि 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तथा उनकी कुल अनुमानित लंबाई जो है वो 1,32,500 किलोमीटर है। 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं कुल इंडिया में और 1,32,500 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। 400 यात्री था उसमें। ठीक है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। छोटी लाइन में पटरियों के बीच की दूरी होती है 762 मिलीमीटर। मार्मागुआ पत्तन स्थित है गोवा में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित है? तो आंसर है महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित है? तो महाराष्ट्र में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गुड़गांव में। हरियाणा के गुड़गांव में है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्ब्रिज पहाड़ी में। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। देखो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो 1993-94 की बात छोड़ते हैं हम। वर्ष 2020-21 के जीबीए में योगदान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का क्रम इस प्रकार है। भारत की राष्ट्रीय आय के स्रोत का मुख्य स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र है 54% और विनिमय क्षेत्र है 26% और कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 20% है। सेवा क्षेत्र में भारत की उन्नति संतोषजनक रही। अगर हम देखें तो भारत की विभिन्न 12 पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक सर्वाधिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय आय की औसतन वार्षिक वृद्धि दर 7.6 थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में क्या समस्या है? राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक बाधा है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है?
तो समस्या जो है वो असंगठित क्षेत्र एक बाधा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के द्वारा उत्पादन और आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते और कई बार इसका मौद्रिक मूल्य मापन ही नहीं किया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय आय की गणना के आंकड़ों में कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाई होती है। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय समांकों के आकलन का केंद्रीय संगठन जो है वो CSO वर्तमान में राष्ट्रीय संख्या NSSO के द्वारा होता है। देखो, भारत में राष्ट्रीय आय का समांकों का जो आकलन करता था पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता था, लेकिन अब जो है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, NSO करता है। NSO राष्ट्रीय आय की गणना NSO करता है और CSO प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय आय और समृद्ध समाहार राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं: देशीय उत्पाद कारक आय के रूप में इसका वितरण तथा अंतिम उपभोग पूंजी निर्माण के रूप में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011-12 है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग आर्थिक सांख्यिकी भाग के द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी करता है। ठीक है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर देश की तुलना में कितना कम है 2018-19 में? देखो, बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में 30,617 रुपये थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 92,555 रुपये है। इस प्रकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसतन 33% है। राष्ट्रीय औसत का 33% है। देखो, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर के कारण निरपेक्ष जनसंख्या में तेजी में वृद्धि हो रही है। फलतः जनसंख्या का पूर्व जीवन स्तर बनाए रखने के लिए देश पर आर्थिक भार पड़ रहा है। प्रश्नकाल में जहां विकसित देश कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या 10% से कम है, वहीं भारत में कृषि में संलग्न 49% कार्यशील जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। पुनः विकसित देशों के GVA में कृषि का योगदान 1 से 3% के बीच था, वहीं भारत में कृषि का GVA में योगदान लगभग 20% था। औद्योगिक उन्नति वर्ष 2020-21 में भारत की कृषि का GVA में योगदान लगभग 20% था और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के फलस्वरूप औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण भारत में मात्र लगभग 23% कार्यकारी जनसंख्या लोगों में नियोजित थी और GVA में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 25% था और 2020-21 में 26% था। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा। मुख्यतः इसका कारण क्या है? भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के कारणों में अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिकीकरण और साथ साथ पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि भी एक कारण थी। पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण प्रदर्शन प्रभाव की भारतीय समाज में प्रबलता रही है, जिससे बचत और निवेश को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो GDP से। प्रोफेसर राधाकृष्णन ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिससे विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, ये कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राधाकृष्णन के द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर GDP से संबंधित था। भारत में सीमांत कृषि भूमि के जोत का आकार कितना है? भारत में सीमांत कृषि भूमि के जोत का आकार जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है। बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार है कम, 1 हेक्टेयर से कम है, 0.38। राष्ट्रीय औसत पर सीमांत क्षेत्र 0.38% है। बिहार में कुल जोतों की संख्या 16.41 मिलियन है, जिसमें से सीमांत जोत 1 हेक्टेयर 0.25 है और 1.25 हेक्टेयर छोटे हैं। सीमांत 0.25 है और लघु जो है 1.25 है।
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषिगत उपज की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी और 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था के द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश सरकार को करती है। भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। पुनः इसका संशोधित 2009 में किया गया, फिर 1 जून 2009 से लागू है। तत्पश्चात संशोधित अधिनियम 2012 के रूप में जो 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। शब्द ट्रिम्स से क्या निकलता है? ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए वर्ष 4-5 में बदलकर आधार वर्ष कब बनाया है? 2013-14 को। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार की है 46,664 रुपये प्रति व्यक्ति आय। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है 332 किलोवाट प्रति घंटा। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वर्ष 2019 में 332 किलोवाट प्रति घंटा है, जो देश में बिजली का न्यूनतम उपभोग है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो 2020-21 के अनुसार 2019-20 के अनुसार कपास के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन जो है वो सर्वाधिक है? तो 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कपास के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य थे गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है? तो उचित वर्णन यही है कि हरी सब्जी के अत्यधिक खेती, गहन कृषि, जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म, बीज, उर्वरक, जल आपूर्ति। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंत दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है कि उच्च पैदावार, विविध बीज, उच्च पैदावार, HYV सीड्स, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशक का प्रयोग किसानों के कृषि ज्ञान में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिससे तकनीकी रूप से बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न पर सही उत्तर विकल्प डी दिया है। बीज, उर्वरक, जल तकनीक। आंसर डी दिया माना है, जबकि उच्च उत्पादक कृषि कार्य हरित क्रांति का प्रमुख घटक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई, विकल्प सी और डी दोनों ही होना चाहिए। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? 2018-17 में 386 किलोमीटर थी। वहीं बिहार में ये 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। 181 प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 181 किलोमीटर सड़क है। निम्नलिखित